Hello and welcome to Raj Malhotra's IAS Academy. This is me Sanadat Bhardwaj bringing to you another video lecture on Economic Survey. Now Economic Survey Volume 1 के Chapter 4 पर हम आ गए हैं जहां हम चर्चा करेंगे कि क्या मैं इनइक्वालिटी को कम करूं या मैं पॉवर्टी रिडक्शन की तरफ जाऊं। सो फिस्कल पॉलिसी हमने पिछले लेक्चर में समझी थी, साइक्लिकल, प्रो साइक्लिकल, काउंटर साइक्लिकल, कॉन्ट्रा साइक्लिकल हमने फिस्कल पॉलिसी समझी थी। नौ जब हमने फिस्कल पॉलिसी, डेट सस्टेनेबिलिटी एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एंड मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ऑफ कोविड-19 इंड्यूस्ड पेंडेमिक एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस ये सब पढ़ लिए हैं, अब लाजमी बनता है कि फिस्कल पॉलिसी की अप्रोच क्या होनी चाहिए। हमने ये देख लिया है कि हम पैसे लेकर, डेट लेकर, लोन उठाकर अपनी फिस्कल पॉलिसी को फंड कर सकते हैं, डेट सस्टेनेबिलिटी है। नाउ इन दिस लेक्चर वी वुड अंडरस्टैंड कि क्या हम इनइक्वालिटी को दूर करें या हम ग्रोथ के पीछे जाएं। व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रोथ आई एम आस्किंग यू टू कर्ब और रिड्यूस पॉवर्टी। तो रिड्यूस पॉवर्टी का डायरेक्ट कोरिलेशन है ग्रोथ के साथ, लेकिन इनइक्वालिटी जो है ये एक प्रकार की अनोमली है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यही चीज की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इनइक्वालिटी और ग्रोथ क्या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपस में मेल खाती हैं या नहीं खाती हैं, क्या ये कन्वर्ज होती हैं या नहीं होती हैं। व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट कन्वर्जेंस, व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि ग्रोथ, इनइक्वालिटी और पॉवर्टी ये आपस में क्यों कॉन्फ्लिक्ट में है। सिंपल सी बात, मुद्दे को सार में समझना बहुत जरूरी है। नाउ एज फार एज द कॉन्फ्लिक्ट इज कंसर्न्ड, कहते हैं कि जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही तरीके से क्योंकि नहीं होती है, बेसिक अनॉमलीज होती हैं इकोनॉमीज के अंदर, जिसकी वजह से रिसोर्सेज या कह लीजिए जो ग्रोथ के इंपैक्ट्स हैं, जिसका एक एग्जांपल जो टर्म आपको याद होगी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, फिस्कल मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि जहां पे एक पॉलिसी आप चुनते हैं उसका असर किस तरीके से होता है। फिस्कल मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या निकल कर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैं ग्रोथ के लिए जाता हूं, तो अगर ग्रोथ बढ़ती है तो उससे बढ़ती है इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज आउटकम्स देते हैं वो आउटकम की डिस्ट्रीब्यूशन एक तबके को ज्यादा होती है, दूसरे तबके को थोड़ी कम और तीसरे तबके को सबसे कम होती है। सो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से जो आउटकम्स निकल कर आते हैं वो इनइक्वालिटी पैदा करते हैं। सो इस वजह से इनइक्वालिटी और ग्रोथ आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है, लेकिन ग्रोथ साफ तौर पर पॉवर्टी रिडक्शन में मददगार साबित होती है। इस बात की चर्चा अब हमने करनी है। यह तो डेफिनेट है कि जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है, और यह बात वर्ल्ड बैंक की वेरियस रिपोर्ट्स भी कहती हैं एंड हमारा एनालिसिस भी यही कहता है, दैट एज सून एज यू गो फॉर ग्रोथ आपके यहां पर पॉवर्टी रिडक्शन होगी ही होगी। इनफैक्ट ग्रोथ की वजह से पॉवर्टी रिडक्शन 87% के आसपास होती है। वहीं अगर मैं इनइक्वालिटी के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करता हूं तो उसका असर सिर्फ 13% होता है। ये कैसे है? ये पूरा प्रोसेस, हमें क्या चुनना चाहिए, ग्रोथ या फिर रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी, इन सब चीजों की चर्चा, उसके अलावा हाउ टू कैलकुलेट ग्रोथ और से इनइक्वालिटी, इन सब चीजों को आज हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली व्हाट वी वुड बी कवरिंग द थीम ऑफ दिस चैप्टर, द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल गिनी कोफिशिएंट। नो, ये गिनी और जिनी कोफिशिएंट जो है ये आपको क्या बताता है, इनइक्वालिटी कैसे निकल कर आती है। उसके बाद लॉरेंस कर्व क्या होता है, बेसिक आइडिया सब चीजों का करेंगे। फिर इनइक्वालिटी और पॉवर्टी, उनको डिस्टिंग्विश करके क्यों देखने की जरूरत है, और व्हाट इज द रिलेटिव इंपैक्ट ऑफ इनइक्वालिटी and poverty on various socio-economic indicators in India। इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। फिर उसका कंपैरिजन भी करना है हमने एडवांस्ड इकोनॉमीज के साथ। और क्या ऐसा सही रहेगा क्या कि मैं इनइक्वालिटी को जीरो कर देता हूं, ऑप्टिमल इक्वालिटी ले आता हूं कि जहां पे जितने रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे वो सब में केक कटेगा, सब में बटेगा। क्या यह चीज की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? इज परफेक्ट इक्वालिटी optimal, or rather is perfect equality required or necessitated? And after that we'll be discussing my nishkarsh or my sar
जो कि इन लाइन है विद द इकोनॉमिक सर्वे एज वेल। सो चलिए शुरुआत करते हैं देरी ना करते हुए। लेट्स अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट थिंग। नाउ दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद अ कोट। ये कोट है एरिस्टोटल का। दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज एज वेल इन योर आंसर्स, इन योर एसेज। कहते हैं कि पॉवर्टी इज द पेरेंट ऑफ रेवोल्यूशन एंड क्राइम। ये गरीबी है जो या तो रेवोल्यूशन ला देगी या फिर क्राइम की तरफ एक इंसान को झोंक देगी। This aspect of poverty, this was something that even Karl Marx wanted to exploit. This was something that Karl Marx even wanted to exploit. किस हद तक किया वो कम्युनिज्म के सक्सेस एंड फेलियर्स की बात है, लेट्स नॉट डिस्कस दैट हियर। बट या बात ये आती है कि पोस्ट 2008 एक प्रोसेस निकलकर सामने आता है दैट इनइक्वालिटी जो है इट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ कैपिटलिज्म। कि जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे इनइक्वालिटी बढ़ेगी। 2008 यहां पर लिखा हुआ है, सर्वे में 2008 बोला हुआ है, लेकिन मैं कहता हूं कि जब से कैपिटलिज्म आया है या जब से ग्रोथ के कॉन्सेप्ट्स आए हैं, जब से आप जीडीपी कैलकुलेशन को एक फैक्टर मानते हैं ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तब से इनइक्वालिटी हैज बीन देयर। अब ये इनइक्वालिटी कुछ हद तक एक इट इज लाइक अ नेसेसरी ईविल। उस नेसेसरी ईविल के क्या पर्पस हैं वो इस चैप्टर के अंदर हमने समझना है। उसके बाद अगर मैं इनइक्वालिटी की बात करूं और पॉवर्टी की बात करूं एज फार एज सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर कंसर्न, सो इनइक्वालिटी का इन्हीं सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, चाहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, चाहे बर्थ रेट्स हैं, डेथ रेट्स हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट्स हैं, क्राइम है, ड्रग यूजेज है, मेंटल हेल्थ है, इन सभी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये सोसाइटी की हेल्थ, ये सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में इंडिकेट करते हैं, इसीलिए इन्हें सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहा जाता है। ऑल दीज इंडिकेटर्स एज फार एज इनइक्वालिटी इज कंसर्न, इसका नेगेटिव इंपैक्ट ही निकल कर आता है। हम देखेंगे फटाफट से। नाउ अगर मैं पॉवर्टी की बात करूं पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर, तो जैसा इंपैक्ट इनइक्वालिटी का है वैसा ही इंपैक्ट पॉवर्टी का भी रहता है इन दी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। कारण आगे जाकर लेक्चर में हम समझेंगे और हमने ये देखना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है। व्हाई आर दे एट क्रॉस रोड्स? कौन? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी। ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी ग्रो करे, जैसे जैसे आपकी जीडीपी ग्रो करे, इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए, लेकिन कम होती है पॉवर्टी। कम होती है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ये माना जाता है, ये देखा भी जाता है, कैलकुलेशंस भी यही बताती हैं। इकोनॉमिक सर्वे इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है, लेकिन डिबेट कर रहा है कि क्या आपका जो करंट इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल है क्या ये सस्टेनेबल है? क्या आप इससे सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि आपके सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वही बताएंगे ना सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड व्हाट इज सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ इन लेमैन्स टर्म? डेवलपमेंट, राइट? सो वी विल बी डिस्कसिंग हाउ डेवलपमेंट इज इंपैक्टेड जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो हम बहुत समय से बचपन से आई वुड से, क्योंकि 7th-8th क्लास से हम ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की डिबेट के झांसे में आना शुरू हो जाते हैं। एंड नाउ इज द टाइम that you basically accentuate, you start acknowledging and you start focusing on depths. एक आम आदमी इनइक्वालिटी और ग्रोथ को अलग तरीके से देखेगा, एक ब्यूरोक्रेट अलग तरीके से देखेगा, and that is why this chapter is really important, guys. Now the aim for this chapter was to answer कि क्या जो इंडिया का फोकस है should it be to remove inequality या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए? हमारा पर्पस क्या होना चाहिए फिस्कल पॉलिसी का? फिस्कल पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया, लेकिन आगे हमारा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि किस तरीके से हमें ग्रोथ को फोकस करना है या फिर हम रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दें ताकि इनइक्वालिटी कम आ जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, let's understand various impacts as far as socio-economic indicators are concerned. चलिए अब एक गेम खेलेंगे। वो गेम ये है कि मैं इनपुट डालूंगा और उसके आउटपुट्स क्या निकल कर आते हैं उन्हें हमने समझना है as far as socio-economic indicators are concerned. Now as far as socio-economic indicators are concerned, the very first one is drug usage.
ना तो इनइक्वालिटी और ना ही पर कैपिटा इनकम। यहां पे मैं पर कैपिटा इनकम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पर कैपिटा इनकम से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या वो इंसान पुअर है या नहीं। सो पॉवर्टी इज मेजर्ड थ्रू पर कैपिटा इनकम, इसलिए मैं पर कैपिटा इनकम ले रहा हूं। तो अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूं, ऐसा यहां पे लिखा हो, तो आपने घबराना नहीं है कि सर पॉवर्टी की बात नहीं कर रहे हैं, पॉवर्टी की ही बात हो रही है अगर पर कैपिटा इनकम लिखा हुआ है। नाउ इनइक्वालिटी हो या फिर पॉवर्टी हो, इंडियन स्टेट्स के अंदर वहां पे ड्रग यूसेज का क्या कोरिलेशन है? ना तो इनइक्वालिटी और ना ही पर कैपिटा इनकम, कोई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। अमीर हो गरीब हो, बिलो पावर्टी लाइन हो अबव पावर्टी लाइन हो, ऐसा कोई ड्रग यूसेज की तरफ से कोई भी ऐसा कोरिलेशन निकल कर नहीं आता है कि हां इस तबके के लोग, या कह लीजिए इनइक्वालिटी में अमीर लोग, या कह लीजिए गरीब लोग आपके ड्रग यूसेज में ज्यादा ग्रस्त हैं। सो बेसिकली देयर इज नो कोरिलेशन, चाहे आप इनइक्वालिटी की बात करें चाहे आप पॉवर्टी की बात करें, एज फार एज ड्रग यूसेज इज कंसर्न इन इंडिया। लेकिन अगर मैं यूएस और उसके जैसी एडवांस्ड इकोनॉमीज की बात करूं, वहां पे ना इनइक्वालिटी कोरिलेट्स स्ट्रांगली विद ड्रग यूसेज। जहां इनइक्वालिटी ज्यादा है वहां वहां पर ड्रग यूसेज आपको ज्यादा मिलेगी, ऐसी बात कही जा रही। पहली चीज। नाउ एज फार एज मेंटल हेल्थ इज कंसर्न्ड, चाहे इनइक्वालिटी हो चाहे पॉवर्टी हो, इंडिया के अंदर दोनों के दोनों का सिमिलर इंपैक्ट है। मतलब अगर इनइक्वालिटी आप बढ़ाएंगे तो भी मेंटल हेल्थ पे वही असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर गरीब है तो उसको डिप्रेशन और एंजाइटी और ट्रॉमा और स्ट्रेस, इन सब चीजों का ज्यादा असर पड़ता है, अमीर को थोड़ा सा कम पड़ता है मेंटल हेल्थ। और वहीं अगर मैं बात करूं इनइक्वालिटी की, जैसे हमने बात की, वहीं अगर मैं बात करूं बिलो पावर्टी लाइन अबव पावर्टी लाइन, सिमिलर इंपैक्ट एज फार एज मेंटल हेल्थ इज कंसर्न। सो चाहे इनइक्वालिटी हो चाहे हो पावर्टी, इंडिया और इंडियन स्टेट्स के अंदर दोनों का सिमिलर इंपैक्ट है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, मैंने पहले ड्रग यूसेज की बात की, फिर मैंने बात की मेंटल हेल्थ की। दोनों के दोनों केसेस के अंदर अभी तक इनइक्वालिटी और पावर्टी दोनों का सेम इंपैक्ट है ऑन दीज सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। एडवांस्ड इकोनॉमीज में अलग असर है, एडवांस्ड इकोनॉमी अलग तरीके से चल रही है। सिमिलरली अगर मेंटल हेल्थ की बात करूं तो वहां पे इंडिया जैसा ही हाल है, बट येट इंडिया के अंदर हो क्या रहा है? इनइक्वालिटी और पॉवर्टी दोनों का मेंटल हेल्थ के ऊपर सिमिलर असर है। एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न्ड, अगेन इंडिया इज एन अनोमली। क्यों? यहां पर पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं इनइक्वालिटी की या फिर मैं बात करूं पॉवर्टी की, दोनों के दोनों का एजुकेशन के ऊपर सिमिलर असर है। जैसे जैसे इनकम ब्रैकेट बढ़ता है, जैसे जैसे इनइक्वालिटी में आप बेटर साइड पर हैं, हायर साइड पर हैं, तो आप बेहतर एजुकेशन पाएंगे। इनफैक्ट जो हमारा पिछला एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट था उसमें यह तक बात कही गई थी दैट अगर आपके पेरेंट्स में से पर्टिकुलरली मदर एजुकेटेड हैं तो आप प्राइवेट एजुकेशन में जाएंगे और आपके लर्निंग आउटकम्स भी बेहतर होंगे। नाउ सिमिलर सेंस के अंदर आप समझिए कि जहां इनइक्वालिटी और इनकम पर कैपिटा, या कह लीजिए आपकी पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, इट हैज सिमिलर इंपैक्ट ऑन एजुकेशन एज वेल। सो ड्रग यूसेज, मेंटल हेल्थ, एजुकेशन, तीनों के ऊपर अभी तक फिलहाल जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, तीनों के ऊपर इनइक्वालिटी का और पॉवर्टी का सिमिलर इंपैक्ट है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। लेकिन अगर मैं डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करूं तो वहां पर कैपिटा इनकम का एजुकेशन और उसकी क्वालिटी पे असर नहीं पड़ता है, बिकॉज एजुकेशन इज जनरली स्टेट फंडेड, इस वजह से असर नहीं पड़ता है। वहीं अगर मैं इनइक्वालिटी की बात करूं वहां पे असर पड़ जाता है। अच्छा, अब जब हम कैलकुलेशन के ऊपर जाएंगे ना, जब हम जाएंगे आगे, थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, तो यू वुड बी सरप्राइज दैट इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी आर नॉट टू मच डिफरेंट। इतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों का असर सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर अलग तरीके से निकल कर आता है। इवन दो सिमिलर इंपैक्ट है लेकिन इंटेंसिटी कम ज्यादा हो जाती है। सो इसी वजह से ये डिबेट, ये कॉन्फ्लिक्ट भी निकल कर आया है कि हम फोकस किस पे करें, और क्या अगर मैं ग्रोथ की तरफ फोकस करके पॉवर्टी को रिड्यूस कर दूं या पॉवर्टी को खत्म कर दूं तो क्या इनइक्वालिटी कम हो जाएगी? इन सब चीजों की जवाब, सब चीजों के जवाब इस लेक्चर के अंदर आने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से सुनते रहिएगा। नाउ एज फार एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज कंसर्न, अगेन
इंडिया की बात करूं तो इनइक्वालिटी और पॉवर्टी का सेम असर है, जहां पर हायर एशेलॉन्स में अगर इनइक्वालिटी की मैं बात करूं, देखो सिंपल लेमैन्स टर्म में अगर मैं बताऊं आपको, इनइक्वालिटी इज नथिंग बट रिलेटिव पॉवर्टी। जहां पे आप रिलेशन देख रहे हैं, जहां पे आप कोरिलेशन देख रहे हैं, जहां पे आप कंपेयर कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी टॉक्स अबाउट कि हाँ ये बेहतर है, ये कम बेहतर है। सो बेटर, वर्स, वर्स्ट, ये सिनेरियोज एज फार एज पॉवर्टी इज कंसर्न्ड वो बताता है, वो है इनइक्वालिटी। पॉवर्टी प्लेन एंड सिंपल बात, ये गरीबी दर है, ये गरीबी रेखा है, पॉवर्टी लाइन है। इसके ऊपर सब आम आदमी हैं, इसके नीचे बीपीएल लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। सो ये पुअर हैं, इनको हम पुअर की कैटेगरी में नहीं मानते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसी ब्रैकेट के अंदर जो कि बीपीएल से ऊपर है, एक व्यक्ति कमाता है 100 रुपए, एक व्यक्ति कमाता है 500 रुपए, तो इनइक्वालिटी के हिसाब से 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति वो 500 रुपए कमाने वाले व्यक्ति से पुअरर है। वेयर वी कंपेयर टू इंडिविजुअल्स, देयर कम्स इनइक्वालिटी। किधर गई? ये रही। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वन इंडिविजुअल, देयर इज नो कंपैरिजन। सिर्फ एक दर बना दी गई है, एक स्लैब बना दी गई है बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर वो उस पॉवर्टी लाइन, उस गरीबी रेखा से नीचे है तो वो पुअर। कंपैरिजन किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं है, किसी पॉपुलेशन के सेगमेंट, क्या किसी पॉपुलेशन के सेक्शन के साथ नहीं है। इट इज विद अ सिंपल लाइन, जो कि एक हाइपोथेटिकल लाइन है, वो जो कि इनकम रेट्स के ऊपर तय की जाती है, इनकम पर कैपिटा के ऊपर तय की जाती है। नाउ वंस वी हैव अंडरस्टूड दैट, वंस दैट इज आउट ऑफ द वे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इंडिया के अंदर, चाहे आप इनइक्वालिटी की बात कीजिए, चाहे आप पॉवर्टी की बात कीजिए, सिमिलर इंपैक्ट आता है। लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर इनकम पर कैपिटा का लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर असर नहीं पड़ता। क्यों? हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा है। हेल्थ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है अक्रॉस एडवांस्ड एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज बहुत गहरा है, इसलिए आपकी इनकम पर कैपिटा कितनी है उससे कम फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मैं इनइक्वालिटी की बात करूं तो वहां पे एडवर्स इंपैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उससे फर्क पड़ जाता है। देन एज फार एज मोर्टेलिटी रेट्स आर कंसर्न्ड, वहां पे सिमिलर इंपैक्ट है, चाहे वो इंडिया की बात हो, चाहे एडवांस्ड इकोनॉमीज की बात हो। नाउ व्हाई आर वी कवरिंग ऑल दीज फैक्ट्स? वी आर कवरिंग ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स बिकॉज यहां पे ना प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, एंड इफ आई मे टेक द लेवरेज, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस चीज का ख्याल रखिएगा। डू नॉट एवर टेक इकोनॉमिक सर्वे लाइटली, एवर। नाउ अगर मैं एसेट कॉम्पोजिशन पैटर्न्स इन इंडिया की बात करूं, इसके ऊपर वाले के ऊपर भी आएंगे। सो एज फार एज एसेट कॉम्पोजिशन की बात करूं, एसेट एंड कंजम्पशन पैटर्न, एसेट एंड कंजम्पशन पैटर्न्स की बात करूं, तो पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर एक क्लियर कट कोरिलेशन है। जैसे जैसे अमीर होते जाएंगे वैसे वैसे एसेट और कंजम्पशन, एसेट की पोजेशन और कंजम्पशन, क्या आप मकान ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, वैसे वैसे बढ़ती जाती है। क्या आप मकान ले पाएंगे अगर आप अमीर हैं। इंडिया के अंदर द स्टेट्स जहां पे कंजम्पशन इनइक्वालिटी ज्यादा है, वहां पर एसेट इनइक्वालिटी भी ज्यादा है। जहां जनता, एक तबके में जनता बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, दूसरा तबका ऐसा है जो कि 2 स्क्वायर मील्स अ डे भी नहीं अफोर्ड कर पाता, वहां पे कंजम्पशन इनइक्वालिटी हो जाती है बहुत ज्यादा। कि एक व्यक्ति है जहां पे 50 एकड़ की जमीन लेके बैठा है और दूसरा व्यक्ति है जो भीख मांग के जो है अपना गुजारा कर रहा है, तो वो है कंजम्पशन इनइक्वालिटी। ऐसे में कंजम्पशन इनइक्वालिटी जहां पर ज्यादा होगी, वहां पर आपके पास एसेट पोजीशन की इनइक्वालिटी भी ज्यादा होगी। मतलब हायर एशेलॉन्स में आपको ज्यादा एसेट्स मिलेंगे, लोअर एशेलॉन्स के अंदर आपको कम एसेट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं अदर इंडिकेटर्स की। ऑलमोस्ट ऑल अदर इंडिकेटर्स, चाहे आप क्राइम रेट की बात कीजिए, डेथ रेट की बात कीजिए, बर्थ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, इन सभी का असर जो है एडवांस्ड इकोनॉमीज और इंडिया के अंदर सिमिलर है। एंड इन सभी केसेस के अंदर इनइक्वालिटी और पॉवर्टी, इन दोनों के असर कन्वर्ज करते हैं। सो कन्वर्जेंस हो रही है, मतलब जो असर पॉवर्टी का है वही असर इनइक्वालिटी का है। तो योर क्वेश्चन कि आप इनइक्वालिटी दूर करें या फिर पॉवर्टी, ये क्वेश्चन जो है वो सबलाइम हो जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। एंड नाउ
इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वन और द अदर, एंड आप वे करें ऑप्शंस को, अब आप अपने हिसाब से पॉलिसी फ्रेमिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर असर पड़ेगा, दोनों के दोनों उनके कह लीजिए अप्रोचेस, उनके असर, फिस्कल मल्टीप्लायर इफेक्ट्स जो हैं वो सिमिलर सेंस में निकल कर आ रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड अ बिट मोर, इस चैप्टर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं एंड कैलकुलेशन समझते हैं। बच्चा क्या कर रहा था? कैलकुलेट। हम क्या करेंगे? कैलकुलेट। नाउ व्हाट वी विल कैलकुलेट इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को वैसे तो हम एक एनालिटिकल सी, एक कंपैरेटिव सी स्टडी समझते हैं, लेकिन एक गिनी कोफिशिएंट है, मैं इसको गिनी कहता हूं, आप इसको जिनी भी कह सकते हैं। ये एक गिनी कोफिशिएंट है जो कि कोराडो जिनी 1912 में इटालियन स्टैटिस्टिशियन थे, इन्होंने दिया था। नाउ ये जो कर्व आप यहां इस तरफ देख रहे हैं, इस कर्व के अंदर अगर आप नोटिस करें तो रेड एरिया जो है दैट इज द गिनी कोफिशिएंट, ये, एंड ये जो ग्राफ है ये, दिस इज द लॉरेंस कर्व, और ये जो लाइन है दिस इज परफेक्ट इक्वालिटी, जहां पे इनइक्वालिटी जीरो है, गिनी कोफिशिएंट जो है वो जीरो है। सो इनइक्वालिटी जीरो होने से आप जब कोएफिशिएंट की वैल्यू देखते हैं तो वो 0% होने का मतलब ये है कि परफेक्ट इक्वालिटी है। 1 का मतलब ये है कि परफेक्ट इनइक्वालिटी, मतलब हाईली अनइक्वल है तो 1 होगा कोएफिशिएंट, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है तो परफेक्टली इक्वल है, 0 है। सो गिनी कोएफिशिएंट जो है, अगर मैं आपको लेमैन्स टर्म में बोलूं तो ये बेसिकली क्या मेजर कर रहा है? ये एरर मेजर कर रहा है परफेक्ट इक्वालिटी से। ये दिस इज परफेक्ट इक्वालिटी, ये परफेक्ट इक्वालिटी है, और इस परफेक्ट इक्वालिटी के साथ कंपैरिजन किया जाता है लॉरेंस कर्व का। अब ये लॉरेंस कर्व क्या चीज है? लॉरेंस कर्व कुछ नहीं है जहां पर आप बात करते हैं परसेंटेज ऑफ पीपल एंड उनकी इनकम्स, द इनकम्स दैट दे हैव अर्न्ड। सो बेसिकली जनता ने पैसे कितने कमाए वो देखा जाता है, और कितनी जनता ने उतने पैसे कमाए वो देखा जाता है। तो ये जो लॉरेंस कर्व है ये यही डिनोट करता है कि एक व्यक्ति है, उसकी इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम का हम शेयर देखना शुरू करें ना, सॉरी नॉट पर कैपिटा इनकम, अगर हम इनकम का शेयर देखना शुरू करें तो कितने लोग इस इनकम ब्रैकेट में आते हैं, कितने लोग इस इनकम ब्रैकेट में। मैंने बहुत सारी रंगोली यहां पे बना दी। अब एक चीज समझते हैं, मान लीजिए कि ये है और ये पॉइंट है। सो हाउ मेनी पीपल, इतना, दिस मच, बिकॉज दिस इज 100 एंड दिस इज 100, तो यहां पे इस पॉइंट का 0% है। अरे भाई हाँ, इस पॉइंट का है 0% और यहां पे है 0%। तो कितनी जनता है और वो कितने इनकम ब्रैकेट में है आप नोटिस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप परसेंटेज शेयर ऑफ पीपल देखेंगे वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। सो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि जितनी कम इनकम होगी उतने ही ज्यादा लोग होंगे। ये एक ऐसा पिरामिड बनता है, जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ करते हैं ना, तो लोअर रैंक्स में जनता ज्यादा होती है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ना शुरू हो जाते हैं ना, वैसे वैसे इनकम जो है वो तो बढ़ती है लेकिन जनता कम होनी शुरू हो जाती है। सो दिस डिनोट्स इनकम इनइक्वालिटी। सो गिनी कोफिशिएंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम इनइक्वालिटी की बात करता है, वो एक तरीके का एरर है। ये जो लॉरेंस कर्व है ये मैक्स लॉरेंस ने 1905 में बताया था। ठीक है जी, चलिए। नाउ दिस इज बेसिकली हाउ यू कैलकुलेट इनइक्वालिटी एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद पॉवर्टी माय फ्रेंड्स। यहां पे आपको पॉवर्टी से निकलने वाली कोई भी चीज नहीं दिखेगी। पॉवर्टी को इंडिया अगर मैं बोलूं तो वो बीपीएल कॉन्सेप्ट से समझता है। वी हैव हैड सो मेनी कमिटीज, लक्कड़वाला कमेटी भी हुई थी, तेंदुलकर कमेटी भी हुई थी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो, अरे कलर, हाँ अब ठीक है। नाउ एज फार एज पर कैपिटा इनकम ग्लोबली इज कंसिडर्ड, हर जगह पर पॉवर्टी को मेजर करने के लिए हम पर कैपिटा इनकम ही यूज करते हैं।
सो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड रिसोर्स है, इसको ही हम फॉलो करते हैं. सो दैट इज व्हाई वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट पर कैपिटा इनकम्स रादर देन पॉवर्टी, बिकॉज पॉवर्टी एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, पर कैपिटा इनकम एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. पॉवर्टी को इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब मैं कहूं ना कि पर कैपिटा इनकम कम है किसी की, आपको फटाक से समझ आ जाता है कि हाँ भाई, पर कैपिटा इनकम कम होने का मतलब है गरीबी. नाउ ये जो सर्वे है, इट इज एमिंग टू कंपेयर पर कैपिटा इनकम्स अलोंग विद वाइडनिंग इनइक्वालिटीज, और इंडिया का गैप एडवांस्ड इकोनॉमीज के गैप के साथ कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है. इंडिया फॉर एग्जांपल टॉक्स अबाउट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, तो हम एक अलग ही इंडेक्स फॉलो करते हैं जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. एंड अक्रॉस एडवांस्ड इकोनॉमीज, वहां पर अगर आप इनइक्वालिटी का कोरिलेशन देखें, इट कोरिलेट्स नेगेटिवली विद द इंडेक्स ऑफ हेल्थ एंड अदर सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स. वहीं अगर मैं इंडिया की बात करूं, इट कंसिडर्स इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस निकल कर आता है एज फार एज पर कैपिटा इनकम इज कंसर्न. नाउ ध्यान से समझिए, जहां पे तो आप एडवांस्ड इकोनॉमीज की बात करेंगे, वहां पर इकोनॉमी जो है, इनइक्वालिटी जो है, उसका एक नेगेटिव कोरिलेशन निकल कर आएगा विद वेरियस इंडाइसेस ऑफ हेल्थ एंड इकोनॉमिक आउटकम्स, सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स. नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब यह है कि जैसे जैसे इनइक्वालिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे ये हेल्थ और सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स जो हैं, ये गिरने शुरू हो जाएंगे. एडवांस्ड इकोनॉमीज में ये असर है. लेकिन अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं एडवांस्ड इकोनॉमीज के अंदर, वहां पे ये कोरिलेशन है पॉजिटिव. सो कोई कन्वर्जेंस नहीं है एडवांस्ड इकोनॉमीज के अंदर. एडवांस्ड इकोनॉमीज का, इसीलिए देखो चैप्टर का पर्पस ये है, ये आपको ये बताना चाह रहा है कि कहीं पे भी आप ये गलती मत कीजिएगा कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज में हो रहा है उसे ही आप इंडिया में लागू कर दें. दैट वुड नॉट सफाइस. रीजन बीइंग इंडिया इज यूनिक. क्यों? क्योंकि यहां पर इनइक्वालिटी और पॉवर्टी दोनों के मेथोडोलॉजीज, दोनों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं. यही कन्वर्जेंस कैसे हो रही है, यही तो बता रहे हैं. एडवांस्ड इकोनॉमीज के अंदर जहां पर इनइक्वालिटी के नेगेटिव कोरिलेशंस आते हैं, वहीं पे ही पर कैपिटा इनकम के पॉजिटिव कोरिलेशंस आ जाते हैं. सो वहां पे कन्वर्जेंस नहीं है. ऐसा नहीं है कि अगर आप पॉवर्टी को कम करेंगे तो इनइक्वालिटी कम हो जाएगी. आपको इनइक्वालिटी के ऊपर अलग से काम करना पड़ेगा, पॉवर्टी के ऊपर अलग से काम करना पड़ेगा एडवांस्ड इकोनॉमीज में. सर्वे ये कहता है कि इंडिया के अंदर ऐसा करने की जरूरत नहीं है. इस चीज को हम अपने चैप्टर के अंत तक थोड़ा सा समझेंगे. नाउ डिफरेंस क्या है इनइक्वालिटी और पॉवर्टी के अंदर, इस चीज को समझ लेते हैं. और हमें इसे डिस्टिंग्विश करना ही क्यों है? द रीजन इज दैट पहली चीज तो ये इनइक्वालिटी क्या बताता है, ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हुए हैं वो बताता है, और उसके साथ साथ कंजम्पशन में क्या वेरिएशन है वो बताता है. रिलेटिव टर्म है. क्या है? इट इज अ रिलेटिव टर्म. Now, as far as poverty is concerned, वहां पे आप एसेट्स देखते हैं, इनकम देखते हैं, कंजम्पशन देखते हैं, पर्टिकुलरली उन लोगों के जो कि बॉटम रैंक ऑफ द पिरामिड हैं, जो कि बॉटम मोस्ट लेवल पर हैं ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एज फार एज कंपैरिजन इज कंसर्न्ड, अगर मैं पॉवर्टी के आके रिलेटिव लगा दूं तो उससे इनइक्वालिटी निकल कर आ जाती है. व्हेन अ पर्सन कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, वो तो हो जाता है पुअर व्यक्ति. वहीं अगर मैं उसके रिलेटिव टर्म्स में चला जाऊं तो वो हो जाती है इनइक्वालिटी. एक एग्जांपल मैंने आपको दिया ही था, यहां पे एक एग्जांपल लिखा भी हुआ है, जहां पे मोहन जो है वो 1000 रुपए कमाता है, राम जो है 500 रुपए कमाता है, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जो पॉवर्टी लाइन है, जो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा है, वो है 50 रुपए. अब क्या दोनों गरीब हैं? बिल्कुल नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों अनइक्वल जरूर हैं. इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, एंड मोहन और राम के अंदर राम इज पुअरर देन मोहन. व्हेन वी से पुअरर देन आ जाती है इनइक्वालिटी. एज सिंपल एज दैट. बस इतना सा ही फर्क है. तो अब हमें फर्क करने की जरूरत क्या है? फर्क करने की जरूरत है, कारण क्या है? पहली चीज तो यह कि इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी हो चाहे पॉवर्टी हो, दोनों के दोनों इकोनॉमिक ग्रोथ के फंक्शंस हैं. दोनों के दोनों में असर पड़ता है जब जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाते हैं. कितना असर पड़ता है इसको भी हम देखेंगे.
नाउ एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, मैंने पहले भी बताया, हम फॉलो करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो या फिर हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये तीन मेजर बेसिस पे, तीन डायमेंशंस के ऊपर काम करता है। एजुकेशन, एवरेज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, हेल्थ जिसके अंदर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाती है, जिसके अंदर आपके वेरियस अदर पैरामीटर्स आ जाते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पर कैपिटा इनकम बिकम्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। नाउ एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, हमारे यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है विच इज द हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो जो है ये बताता है कि कितने व्यक्ति हैं, पर्सन्स जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, जिनका कंपोजिट स्कोर जो है वो 0.33 के मुकाबले कम है या ज्यादा है। सो उस हेड काउंट रेशियो को देखा जाता है, एंड जिन व्यक्तियों का हेड काउंट रेशियो एमपीआई के अंदर 0.33 से कम होता है, ऐसे व्यक्तियों को हम नोटिस करते हैं, एंड दैट इज हाउ वी कैलकुलेट इनइक्वालिटी एज वेल एज पॉवर्टी इन इंडिया यूजिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नाउ हेड काउंट रेशियो है क्या, एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। नाउ इट काउंट्स पर्सन्स एज मल्टी डायमेंशनली पुअर, कब, जब उनका कंपोजिट स्कोर जो है वो 0.33 से ज्यादा होता है। HCR, head count ratio of MPI, multi-dimensional poverty index, it is interpreted as the proportion of population जो कि multi-dimensionally poor है। सो अगर 0.33 से ज्यादा है हेड काउंट रेशो, तो ऐसे में व्यक्तियों को मल्टी डायमेंशनली पुअर करार देना शुरू कर दिया जाता है। नाउ व्हाट आर द एस्टिमेटेड आउटकम्स? नाउ इट हैज बीन सीन, एंड सर्वे ने ये बात बोली भी है, दैट देयर हैज बीन अ लार्ज रिडक्शन इन पॉवर्टी। कब कब कैसे कैसे हुई है, इन सब चीजों की अब चर्चा हम करेंगे। नाउ पहली चीज तो ये हमें पता होनी चाहिए कि हम पॉवर्टी रिडक्शन के लिए जा रहे हैं, और उससे इनइक्वालिटी जो है वो दूर होगी, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्या हम सारी की सारी इनइक्वालिटी दूर कर दें, ये बढ़िया रहेगा क्या? मेजर इशू आता है इसमें, मेजर इशू ये आता है दैट इंडिया के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये बात निकल कर आती है that each and every individual they work for what? Incentives, innovation और wealth creation के लिए हर कोई जाना चाहता है। मैं डिस्टिंग्विश्ड हूं, मैं अलग हूं, मैं और आप सेम नहीं है, इस बात को समझिए। इट इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। एक कॉन्सेप्ट है, ये एनसीईआरटी से निकल कर आता है। इफ यू रेड योर एनसीईआरटीज वेल, पॉलिटिकल साइंस की जो एनसीईआरटीज हैं उसमें से ये बात निकल कर आती है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज एन आइडेंटिटी। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी बेसिकली डिस्टिंग्विशेस वन फ्रॉम अनदर। आपकी जो आइडेंटिटी है उससे आप ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं और ये अलग हैं, ये तू और मैं हैं, अलग अलग हैं। तो आपकी आइडेंटिटीज, अब वो चाहे सोशियो इकोनॉमिक आइडेंटिटी हो सकती है, आपकी कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी हो सकती है, रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटी हो सकती है, नेशन बेस्ड आइडेंटिटी हो सकती है, रीजन बेस्ड आइडेंटिटी हो सकती है। सो बेसिकली यू यूज योर आइडेंटिटी टू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। ठीक है, यहां पे हो रही है डिस्टिंग्विशमेंट, जहां आप एक दूसरे को अलग समझ रहे हैं, जहां पे आप खुद के डिस्टिंक्शंस को, खुद की आइडेंटिटीज को दूसरे की आइडेंटिटी से बेहतर मानना शुरू कर देते हैं अदब से, वहां पे हो जाता है शुरू डिस्टिंक्शन। और जब आप इसी डिस्टिंक्शन के ऊपर एक्ट करना शुरू कर देते हैं ना, तो हो जाती है डिस्क्रिमिनेशन। पॉलिटिकल साइंस में ये डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट, ये जड़ बताई गई है किस तरीके से आती है, एंड दिस इज समथिंग दैट परफेक्ट इक्वालिटी इज टॉकिंग अबाउट। यहां पे जो थॉट है इससे कोरिलेटेड है कि अगर मैं बात करता हूं कि मुझे चाहिए परफेक्ट इक्वालिटी, फिर ये डिस्टिंक्शंस खत्म हो जाएंगी, फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं होगा। फिर क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि सब के सब एक मशीन के ही प्रोडक्ट्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। और जब डिफरेंस नहीं होगा, देयर विल बी नो इंसेंटिव टू वर्क, देयर विल बी नो इनोवेशन इन वर्क, और ग्रोथ का आइडिया जो है वो धीरे धीरे करके सबलाइम कर जाएगा। हम ग्रोथ के लिए जा ही क्यों रहे हैं, जब हैं ही सब बराबर, हमने एक्स्ट्रा काम ही क्यों करना है? और धीरे धीरे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कि यार कंपटीशन की भावना आती है ना, कि उसने बेहतर किया मैं और बेहतर करूंगा, ये भावना खत्म हो जाएगी और अप्रोच रह जाएगी सिर्फ इतनी कि मुझे इतना करना है, दैट इज इट। क्यों? क्योंकि इंसेंटिव्स मिलने नहीं वाले हैं।
So incentives, and this works well as far as any organization is concerned. हर organization में जहां पर भी incentives की बात होगी वहां पे ये benefits निकल कर आएंगे. So perfect equality is never an option. It should not be looked out for. हाँ, आप इनइक्वालिटी को कम कीजिए, आप रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको रीएलोकेट करके किसी भी तरीके से जितनी इनइक्वालिटी बढ़ी हुई है उसको थोड़ा कम कीजिए, गरीबी रेखा से जनता को बाहर लाइए. सो बेसिकली एक कंट्री जैसा कि भारत है वहां पर आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. अभी तो हमने ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पकड़नी है, अभी तो वी शेप्ड कर्व शुरू हुआ है और अभी से हम सोचें कि नहीं हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सोच जो है ये एक इंपेडिमेंट हो सकता है. एंड दिस इज व्हाई द सर्वे इज वार्निंग अस अगेंस्ट दिस. और इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप जो है पॉवर्टी को खत्म कीजिए और धीरे धीरे करके रीडिस्ट्रीब्यूशन को बाद में देख लेंगे. पहले आप पॉवर्टी को खत्म कीजिए. एक बार जब पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, एक बार जब पॉवर्टी जड़ से खत्म हो जाएगी, तब आप इनकम रिसोर्सेज को छोड़कर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ ध्यान दे दीजिएगा, इनइक्वालिटी को दूर कर दीजिएगा. उस टाइम पर इनइक्वालिटी जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी. अभी फिलहाल यू शुड ट्राई फोकसिंग ऑन ग्रोइंग द साइज ऑफ दिस इकोनॉमिक पाई. ये जो मेरे पास केक है इसका साइज बड़ा करने की कोशिश कीजिए. अभी फिलहाल ट्रिकल डाउन इफेक्ट के ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखिए, जितना भी असर है वो असर हो जाएगा. Now, as I was saying कि किस तरीके से पॉवर्टी के ऊपर असर पड़ा है बाय द फिस्कल पॉलिसी, तो दो एराज में डिवाइड करते हैं इंडिया की हिस्ट्री को, इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री को. प्री लिबरलाइजेशन पीरियड एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड. एज फार एज प्री लिबरलाइजेशन पीरियड इज कंसर्न्ड, वर्ल्ड बैंक ने यह बात कही थी 1970 के दशक में और 1990 के दशक में अगर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है इनिशियल ईयर्स में 3.5% सस्टेन हम कर पाते हैं तो हम मेजर चंक को पॉवर्टी रेखा से, पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठा लेंगे एंड दिस विल बी अ डिक्लाइन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. ये बात बोली गई थी. फिर उसके बाद हुआ क्या? देयर विल बी अ ग्रोथ ऑफ मीन कंजम्पशन. जहां पे आप कंजम्पशन लेवल्स की बात करें, ये एक और आयाम है, अलग डायमेंशन है. ये बात ये कहती है कि जैसे जैसे कंजम्पशंस बढ़ते हैं, अगर आप इनकम को कैलकुलेट नहीं करते हैं, अगर आप कंजम्पशन को कैलकुलेट करने लग जाते हैं ना, तब भी सेम ही रिजल्ट आता है. एंड ये बात बोली गई थी कि जहां पर मीन कंजम्पशन लेवल्स में बढ़ोतरी होती है वहां पे 87% ऑफ द क्यूमुलेटिव डिक्लाइन आता है इन पॉवर्टी. ओवरऑल क्यूमुलेटिव लेवल्स में अगर मैं बात करूं तो अगर आप मीन कंजम्पशन लेवल्स को बढ़ाते हैं, अगर एक यूनिट कंजम्पशन लेवल बढ़ता है उससे असर पड़ता है 87% एज फार एज क्यूमुलेटिव डिक्लाइन इन पॉवर्टी इज कंसर्न. वहीं अगर इसी तरीके से मीन कंजम्पशन लेवल्स में मैं बढ़ोतरी करता हूं तो उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 13%. मतलब क्या है, एक बार ध्यान से समझ लो, इस लाइन में से क्वेश्चन बन सकता है, इस चीज को आपने याद भी रखना है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट राइज इन ग्रोथ ऑफ मीन कंजम्पशन, नंबर 1 जहां पे मीन कंजम्पशन लेवल्स बढ़ रहे हैं, नाउ इट वाज रिस्पॉन्सिबल के अप्रोक्सीमेटली 87% डिक्लाइन आया पॉवर्टी में इसकी वजह से ड्यूरिंग प्री लिबरलाइजेशन पीरियड. और फिर अगर मैं उसी समय की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 13% डिक्लाइन आया, या कह लीजिए रीडिस्ट्रीब्यूशन आया हमारे रिसोर्सेज के अंदर. सो इनइक्वालिटी के ऊपर कम असर पड़ा लेकिन पॉवर्टी के ऊपर ज्यादा असर पड़ा, ये बात बोली जा रही है. नाउ अगर मैं पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड की बात करूं 1957 से लेकर 2012 तक, 2012 तक, एक बात निकल कर आती है जहां पे ग्रोथ बढ़ी है वहां पे पॉवर्टी कम हुई है. एक तो पहली चीज ये, और इनका जो एसोसिएशन है इट हैज एक्वायर्ड मोर स्ट्रेंथ आफ्टर 1991. कहने का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा ग्रोथ पहले होती थी 1957 से लेकर 1991 तक, उससे जो इंपैक्ट पड़ता था पॉवर्टी पर वो इतना स्ट्रांग नहीं था जितना स्ट्रांग अब हो गया है 1991 के बाद. मतलब अब अगर आप ग्रोथ के लिए जाते हैं तो पॉवर्टी पे ज्यादा असर पड़ता है, पॉवर्टी रिडक्शन ज्यादा होती है. दिस इज समथिंग दैट दिस स्लाइड इज टेलिंग यू अबाउट. नाउ द पैटर्न ऑफ ग्रोथ इट हैज चेंज्ड सिग्निफिकेंटली 1991 के बाद, और हमारी जो इकोनॉमी है उसका स्ट्रक्चर भी बदल गया है, सर्विसेज सेक्टर इकोनॉमी.
प्रोडोमिनेंटली हो गई है। नाउ पॉवर्टी की अगर मैं बात करूं, अब वो अर्बन एरियाज में ज्यादा है। पहले रूरल एरियाज में पॉवर्टी ज्यादा होती थी, अब अर्बन पुअर का एक कॉन्सेप्ट भी आ गया है। इनफैक्ट अगर मैं कंपैरिजन करूं तो 1991 के आसपास की बात कर रहे हैं, यहां पर मैं बात करता हूं अर्ली 1950s की। अर्ली 1950s के अंदर अर्बन एरियाज में हर 8 में से एक व्यक्ति गरीब होता था। आज की बात अगर मैं करूं तो हर 3 में से एक व्यक्ति गरीब है। तो हो गया ना अर्बन पुअर का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट हो गया। अर्बन पॉवर्टी बढ़ रही है। सो ये इस वजह से आपको कहना चाह रहा है सर्वे का ये चैप्टर कि आप इकोनॉमिक सर्वे को जब आप पढ़ें तो आप समझिए कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी ये दोनों के दोनों इंडिया के अंदर एनॉमलीज हैं। एंड इनफैक्ट 1991 के बाद पॉवर्टी जो है इट इज शिफ्टिंग गियर्स और ये रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ जा रही है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि यहां इमीडिएटली मुझे ध्यान आता है प्रीलिम्स का, जहां पे इस तरीके के क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं। नाउ what is the conclusion of this topic, what this chapter is talking about is plain and simple। पहली चीज इनइक्वालिटी और सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स का और इकोनॉमिक ग्रोथ का और सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स का अलग अलग कोरिलेशन निकल कर आता है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, एज फार एज एडवांस्ड इकोनॉमीज आर कंसर्न। दूसरी चीज, जहां पे एडवांस्ड इकोनॉमीज के अंदर कोई कन्वर्जेंस नहीं है, एक इथे जा रहा है एक उधर न जा रहा है, इनइक्वालिटी और पॉवर्टी का कोई कोरिलेशन नहीं है एज फार एज एडवांस्ड इकोनॉमीज आर कंसर्न। कि आप एक पे काम करो दूसरे पे असर होगा ही होगा, नहीं, एडवांस्ड इकोनॉमीज में ऐसा कोई कोरिलेशन हमारे सामने नहीं आया। वहीं अगर इंडिया की बात करें, थोड़ा ही सही लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी हैव सिमिलर इंपैक्ट ऑन सोशो इकोनॉमिक outcomes or factors। Now economic growth has far greater impact on poverty rather than on inequality, ये बात मैंने आपको बोली। फिर उसका अगर इंडिया के करंट मॉडल की मैं बात करूं तो क्या हमें उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बात ये कही गई कि आप पहले फिलहाल सस्टेनेबल तरीके से पॉवर्टी एलिविएशन कर लीजिए, बाद में हम इनइक्वालिटी के साथ लड़ लेंगे, बाद में हम फोकस जो है वो शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड्स रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन, बाद में कर लेंगे। पहले रिसोर्सेज क्रिएट तो कीजिए, पहले गरीबी रेखा से सभी लोगों को ऊपर उठाइए, सबसिस्टेंस से ज्यादा ग्रोथ की ओर जनता को लेकर जाइए, ये एक मेजर कंसर्न है। नाउ एक एस्पेक्ट है जो इस पूरे के पूरे डायमेंशन में से निकल कर आता है, एक पूरे इस चैप्टर में से ना एक थॉट निकल कर आता है, एंड दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई थॉट यू शुड नो। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जो पिछला अभी हमने पूरा लेक्चर देखा है उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की ना बहुत अहमियत है, बहुत वैल्यू है। नाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या कहता है, मैं अगर सिट्रस पैरिबस रखता हूं, मतलब मैं बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखता हूं और फिर उसके बाद मैं एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक यूनिट इंक्रीज करता हूं, तो उससे कितना रिटर्न इंक्रीज होता है, पर यूनिट इंक्रीज कितना होता है, वो है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये कहता है कि जैसे जैसे आप इनपुट्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एक लेवल तक तो बढ़ेगा, फिर उसके बाद डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। और यही बात जो है इस बार के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने भी पकड़ी। कहते कि अगर आप इनकम को बढ़ाते जाएंगे, हम बात कर रहे हैं ना ग्रोथ की, तो क्या मैं इतनी ग्रोथ कर दूं कि मैं इनकम सबकी 1-1 लाख रुपया महीना बढ़ा देता हूं सबकी, तो क्या अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जाता हूं तो कहां तक रुकूंगा, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए। इस वजह से यहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात करनी जरूरी है और इस आइडिया को पकड़ा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी की बात भी करते हैं और अगर आप बाकी सारे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की भी बात करते हैं ना, तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑलमोस्ट सभी चीजों को केटर करता है, ऑलमोस्ट सभी चीजों को। मे बी ड्रग यूसेज को नहीं करता है, मे बी क्राइम रेट को नहीं करता है, बट अदरवाइज ऑलमोस्ट एंटायर थिंग एज फार एज हेल्थ इंडिकेटर्स, एजुकेशन लेवल इंडिकेटर्स या वेरियस अदर इंडिकेटर्स आर कंसर्न, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज कंसर्न, सब चीजों को कवर करता है। सो इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को पढ़ना जरूरी है। एक बार मेरे साथ ध्यान से इस डेफिनेशन को पढ़ लो। रीजन बीइंग,
इन ऑल प्रोडक्टिव प्रोसेसेस, जहां पे आप एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, होल्डिंग ऑल अदर्स कांस्टेंट, बाकी सबको कंट्रोल में रखा हुआ है, दिस विल एट सम पॉइंट यील्ड लोअर इंक्रीमेंटल रिटर्न्स। जो मैंने ग्राफ बनाया था वो एक सम पॉइंट तक तो बढ़ेगा, फिर एट दैट पॉइंट उसके बाद क्या है, आप बढ़ाते जाइए, उससे रिटर्न्स नहीं बढ़ेंगी, इंक्रीमेंटल रिटर्न्स नहीं आएंगी, यील्ड बेहतर नहीं आएगी। ये बात कही जा रही है इस लॉ के द्वारा। सिंपल सा लॉ है, 11वीं 12वीं में आप सब पढ़ के आए होंगे, 10वीं में शायद पढ़ा होगा, अगर आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड रहा है, कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है, अगर नहीं भी रहा है तो आपको ये आइडिया तो जरूर होगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट में कैसे लगता है, यहां पे बात आती है एक ब्यूरोक्रेट की। नाउ एज फार एज इनकम इज कंसर्न्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल है। क्यों? हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं। और एक बात हुई अभी रिसेंटली, ये न्यूज में भी थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इन्होंने मैक्सिमम वैल्यू, एक कैप लगा दी 75,000 यूएस डॉलर्स। तो आपकी पर कैपिटा इनकम अगर 75,000 यूएस डॉलर्स है या उससे ऊपर है, तो उसके ऊपर हम ये मान के चलेंगे कि इनकम का असर और ज्यादा नहीं हो रहा है। नहीं तो क्या होगा कि इससे ऊपर जहां जहां इनकम होती जाएगी वहां वहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर असर पड़ता रहेगा। क्यों? आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर है, राइट? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज अ कोरिलेशन विद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज अ कोरिलेशन विद इनकम, पर कैपिटा इनकम। तो अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपका रैंक बढ़ेगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने एक बात सोची कि यार अगर यही एक फैक्टर की मैं बात करूं तो ये तो कई देशों के अंदर बहुत ज्यादा भी हो सकता है, और अगर मैंने इस पे कैप नहीं लगाई तो बाकी के जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनका असर कम दिखेगा डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, इसका ज्यादा दिखेगा। तो उन्होंने एक कैप लगा दी, उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू कहा कि हां आप इनकम को बढ़ाते रहिए, पर कैपिटा इनकम को 75,000 तक ले जाइए, उसका असर दिखेगा एचडीआई के अंदर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन उसके ऊपर अगर आप लेकर जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इनकम की इतनी ही वैल्यू रहे, उसको डोमिनेट नहीं होने देना है डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स में। एंड दैट इज व्हाई उन्होंने ग्रॉस नेशनल इनकम की जो वैल्यू है फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके कंप्यूटेशन के अंदर 75,000 यूएस डॉलर, 75,000 यूएस डॉलर्स फिक्स कर दी। एंड इतना भी कोई कम नहीं आंकी है। रीजन भी सिर्फ 4 ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी पर कैपिटा, अगर मैं ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करूं ना, तो इससे ज्यादा है। कौन सी? ब्रुनेई दारुसलम, लिechtenstein और सिंगापुर एंड कतर। सो ब्रुनेई, लिechtenstein, कतर एंड सिंगापुर, यहां इसी पर्टिकुलर स्लाइड से, इसी पर्टिकुलर फैक्ट से सवाल आ सकता है, याद रखिएगा। ये 75,000 की वैल्यू एक स्टेटमेंट में दे दी जाएगी एज 80,000 और 1 लाख। याद रखना है 75,000 है, 75,000 यूएस डॉलर्स है। एंड उसके बाद अगर ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो इस फिक्स्ड मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा सिर्फ 4 कंट्रीज की हैं। वो कहेंगे कि सिर्फ 2 की हैं, कतर और सिंगापुर। सो दोनों स्टेटमेंट्स हो जाएंगी गलत। तो इस तरीके से आपने अप्रोच करना है। नाउ विद दैट लेट्स कम टू द एस्पेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी। आपको इनइक्वालिटी से आप डील करना कैसे है। मान लिया सर्वे ने बोल दिया है कि आप ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए, मान लिया कि आप इनकम्स इंक्रीज कीजिए, पर कैपिटा इनकम्स के ऊपर इंक्रीज कीजिए। मान लिया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बात करता है कि मैक्सिमम लिमिट 75,000 है, उसके ऊपर अगर आप इनकम लेवल्स बढ़ाते हैं तो वो डेवलपमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आपको बाकी के सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। मान लिया, अब आप इनइक्वालिटी से कैसे डील करें, कैसे उनसे लड़ें। पहली चीज तो ये, आज की डेट में जो इनइक्वालिटी है ना वो अलग प्रकार की हो गई है, एक नए जनरेशन ऑफ इनइक्वालिटीज निकल कर आ रही है, पर्टिकुलरली आफ्टर 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स। दूसरी चीज, कहते हैं कि अगर आपने इस नई जनरेशन की इनइक्वालिटी को नहीं टैकल किया ना तो एक ग्रेट डाइवर्जेंस, द न्यू ग्रेट डाइवर्जेंस जो है सोसाइटी में आ जाएगा। नाउ दिस टर्म हैज बीन यूज्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे। Please make sure that you note it down for your mains as far as answer writing is concerned, as far as prelims are concerned। वहां पे भी इस great divergence को as a phrase use किया जा सकता है सवाल
पूछे जा सकते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। नाउ इसी के साथ साथ उन्होंने एक बात कही कि आज अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 आता है तो एक नए आयाम मिल सकते हैं इनइक्वालिटीज को, ऐसे कि जो ऑर्थोडॉक्स मेथोडोलॉजीज, जो पुराने तकियानुसी ख्याल और प्रोसेसेस हैं, उसके जरिए दूर नहीं हो सकेंगे। नए तरीके के प्रोसेसेस चाहिए होंगे ऐसी इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए। एक और चीज कहा कि एक इंटरजेनरेशनल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, जहां पे मुझे याद आती है राउडी राठौर मूवी की, तू देगा तो हार बिटवा देगा तो हार पोता भी देगा। सो बेसिकली उसी तरीके से इनइक्वालिटीज का असर निकल कर आता है, जहां ग्रैंडफादर he had some level of inequality in his times, father had some level of inequality in his times, the son, he would also have similar levels of inequality in his time. And यही बात कही जा रही है कि जहां पर इंटरजेनरेशनल इनइक्वालिटीज हैं, जहां पर एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन के बाद तीसरी जनरेशन वो उस इनइक्वालिटी के विशियस साइकिल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इस वजह से इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। व्हाट इज इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी? लिखा हुआ है, कुछ लोग समझाएंगे कुछ लोग नहीं समझाएंगे, मैं उनमें से हूं जो आपको बताएगा। इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी वो चीज है कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आई, दूसरी जनरेशन के बाद तीसरी जनरेशन आई, इन तीनों जनरेशंस में सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स जो हैं, जिन आउटकम्स की हमने शुरुआती दौर में बात की है इस लेक्चर के अंदर, उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, वो कितना डिविएट करते हैं। फादर या ग्रैंडफादर के सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स इस लेवल पर थे, तो क्या जो इस लेवल पे ऐसे लिटा के देख लेते हैं, तो इस लेवल पर थे ग्रैंडफादर के सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स, फादर के भी इसी लेवल पर हो गए और बच्चे के आगे ग्रैंडसन के भी इसी लेवल पर हो जाते हैं। तो इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी जो है वो कम है, मतलब सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है जनरेशन बदलने से। सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स में अगर डिफरेंस वेरिएशन आ जाए कि जहां पे सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स का लेवल ये था, फादर के टाइम पे ये हो गया, सन के टाइम पे ये हो गया, तो इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी जो है बेहतर हो रही है, बेहतर होनी चाहिए। ये जो रिड्यूसेस का कॉन्सेप्ट है ये खराब है, इसको लेमैन्स टर्म में ऐसे समझ लीजिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज सजेस्टेड ये है, नाउ दिस इज समथिंग दैट द सर्वे डज नॉट टॉक अबाउट. This is something that was in the report of Human Development Index and I have brought it for you guys. 2018 के अंदर 20% ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्रेस जो थी वो लॉस्ट हो गई थी जस्ट बिकॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड केयर एज वेल एज लिविंग स्टैंडर्ड्स आर कंसर्न. हेल्थ केयर, लिविंग स्टैंडर्ड्स, एजुकेशन वो अनइक्वल है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, उसके इंपैक्ट अनइक्वल थे, इसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट ग्लोबली 20% तक डिक्लाइन हो गई थी इसी वजह से. और वहीं अगर मैं बात करूं 27% ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज लॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ इनइक्वालिटी. सो इनइक्वालिटी का भी असर पड़ता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर. अच्छा, अब नई एक जनरेशन निकल कर आ रही है, नए अप्रोचेस, नए आयाम आ रहे हैं, जहां पे इकोनॉमीज की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमीज आर वर्किंग ऑन डिफरेंट लाइंस. फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आ रहा है वो हमारे देश को और हमारे साथ साथ पूरी दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स में ले जाएगा और उसका इंपैक्ट पड़ेगा प्लैनेट के ऊपर भी. सो व्हाट शुड बी द आंसर? आपको इनइक्वालिटी को दूर करने का तरीका क्या होना चाहिए? तरीका होता है प्लैनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. एंड इस रिपोर्ट को, ये जो प्लैनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली जो रिपोर्ट है ना इस बार की, इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा. जहां पे इंडिया 0.648 समथिंग के ऊपर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, एंड इट हैज नॉट फेयर्ड वेरी वेल as far as human development is concerned. वहीं जब मैं प्लैनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड HDI की बात करता हूं ना, जहां पे सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज को आपने इनकॉर्पोरेट किया है, फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्ट्स के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रपोज किया है, वहां पे इंडिया बेटर फेयर कर रहा है, 8 रैंक्स ऊपर हो जाता है, 8 रैंक्स. और वहीं प्लैनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेजर वर्ल्ड इकोनॉमीज जो अदरवाइज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, यूएस है फॉर एग्जांपल और वेरियस अदर वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना फॉर दैट मैटर. सो यूएस एटसेट्रा, दोज एडवांस्ड इकोनॉमीज, उनमें आ जाता है डिक्लाइन.
So that is why the answer lies in planetary pressures adjusted human development index. This is my answer. So मेरे जो दो शब्द थे, चाहे वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, चाहे वो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी है, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एंड PPAHDI और PHDI as the report calls it, वो उसको PHDI बुला रही है, तो हम भी उसको PHDI बुला लेते हैं. सो प्लैनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, दैट इज द आंसर. आप उसकी तरफ फोकस कीजिएगा. एक बार आप इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पकड़ लीजिए, पॉवर्टी एलिविएशन कर लीजिए. वो कहते हैं गरीब हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, तो आप गरीबी हटा लीजिए. उसके बाद फोकस कीजिए इस एस्पेक्ट के ऊपर, एंड दैट वुड लीड टू अ डिक्रीज्ड इनइक्वालिटी. उसी के साथ साथ आप इनकम एज वेल एज रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम कर लीजिए. एंड विद दैट this particular lecture ends, and I will always, as always, I will again be back with another lecture on economic survey. आप सबसे गुजारिश करूंगा उस वीडियो लेक्चर को भी ध्यान से देखिएगा, इसको भी ध्यान से देखिएगा. अगले लेक्चर के अंदर I will be talking about हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स. सो हेल्थ केयर सेक्टर इंडिया के अंदर कैसे फ्लरिश कर रहा है, किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, क्या चेंजेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं. इन दैट लेक्चर वी वुड बी डिस्कसिंग दैट एस्पेक्ट. आज अभी फिलहाल आप सभी से विदा लेना चाहूंगा. थैंक यू सो मच. यू हैव बीन सच एन अमेजिंग ऑडियंस, सच अ वंडरफुल लिसनर. थैंक यू सो मच. हैव एन अमेजिंग डे अहेड. बाय बाय. टेक केयर. गॉड ब्लेस.